नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव जो है पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब अलहाज इफ्तिखार चौधरी साहब, जो उनका दौर गुज़रा, जितनी देर वो चीफ जस्टिस रहे, उस दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। उस दौर में इंसाफ के साथ क्या इंसाफ किया गया, उस दौर में कितने जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे पूरी पाकिस्तान में, जो उम्मीद की किरण समझे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट को, क्या उनके साथ वाकई इंसाफ हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी, उनकी ओवरऑल कारकर्दगी, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ इंसाफ किया, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतनी का सबूत दिया, उस पर आज हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक को क्रेडिट देना है, या फिर इस पर हम अपने मेहमानों से तज़ियात लेंगे। जो टेलीफोन लाइन पे हम अपने मेहमानों से तज़ियात लेंगे कि क्या समझते हैं कि उनके दौर में पाकिस्तान में इंसाफ करने वालों ने जो मज़लूमीन हैं उनके साथ, उनकी एहसासात के साथ जो है वो खेला है। इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों की तारफ़ की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले हमारे दरमियान मौजूद है मोहतरम अहमद शहजाद साहब, जो कि ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैं, OBE, और इनके साथ इसके अलावा ये चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम रहीम अवान साहब, ये कानूनदान हैं, एडवोकेट हैं, और इनके साथ तीसरे मेहमान जो है वो तशरीफ़ फरमा अंजुम ज़ियाद साहब, जो कि डिज़ायर व ग्लोबल पीस के चेयरमैन हैं। तीनों मेहमानों को जी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान टेलीफोन लाइन पे अभी कुछ ही देर में लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, लॉर्ड ऑफ रादरम, जो किसी तरफ के मोहताज नहीं, उनको हम टेलीफोन लाइन पर लेकर तो उनका भी तज़िया जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अहमद शहजाद साहब, आपकी तरफ चलते हैं जी। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी कारकर्दगी जो है ओवरऑल क्या कैसी रही? आप मुतमईन हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें दो पहलू हैं मेरे ज़हन में। एक तो ये कि जो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की कि अदलिया का जो वक़ार था, अदलिया को स्ट्रॉन्ग किया, और एक स्टेट का जो एक पिलर था वो मनवाया और उसको मज़ीद मजबूत किया, और बड़े बड़े लोगों को अदालत में मंगवाया। और बल्कि आप जैसे आप सबको पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने सज़ा भी दी, फ़ारग भी किया। तो एक तो ये पहलू है। उसके अलावा दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, मैं अहमद साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, इस पर हम ज़रूर ख्यालात जो है वो जानेंगे दीगर मेहमानों की भी। लॉर्ड नज़ीर साहब हमारे दरमियान, जैसा कि नाज़रीन आपको बताया था, मौजूद होंगे। लॉर्ड नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब का जो दौर था, उसमें इंसाफ के साथ कितना इंसाफ किया गया, और क्या मुल्क में ने तरक्की की, क्या मुल्क में मेयार जो है वो उसको बुलंद किया गया, या मुल्क का बेड़ा भट्टा जो है वो बैठ गया। मोहतरम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं वीनस टेलीविज़न पे। वालेकुम सलाम मेरे भाई अताउल हक साहब और अहमद शहजाद साहब, वीनस टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉर्ड नज़ीर साहब, क्या समझते हैं सर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो इफ्तिखार चौधरी साहब है, उनका दौर, उस पर आप, उनकी जो कारकर्दगी है, आप मुतमईन हैं? देखें जी, चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड जो हैं वो बहुत ही पावरफुल चीफ जस्टिस थे, और लोगों ने उनको सपोर्ट दी, और क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनको सस्पेंड किया और उसकी वजह से कौम पूरी यूनाइटेड हो गई थी और उनको सपोर्ट कर रही थी। आपको शायद याद होगा कि मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उनको सपोर्ट किया। फिर जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस वक्त किसी को उनके घर जाने नहीं देते थे, बल्कि उनके घर के बाहर आर्मी भी थी और बड़े बड़े ब्लॉकेजेस रखे हुए थे, इसके बावजूद मैं उनको उनके पास गया, उनको सपोर्ट करता रहा। लेकिन मच टू माई डिसअपॉइंटमेंट मैं आपको कहूं कि जब वो रीइंस्टेट हुए उसके बाद मैं उनके पास कभी नहीं गया हूं, क्योंकि उनके एटीट्यूड
मुझे काफी जो है वो फर्क नजर आ रहा था, बल्कि सो मच सो के वो एक दुनिया में, मैंने अपने पहले भी आपके प्रोग्राम पे भी यहाँ पे भी कहा था, उस वक्त कहा था फैजान आरफ साहब के प्रोग्राम में जब वो चीफ जस्टिस थे, मैंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हेडलाइन एक खास टीवी चैनल पे उनकी हेडलाइन हर रोज तकरीबन दूसरे दिन जरूर होती थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे, लेकिन उनकी जो अगर समझे ना कि डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो जस्टिस दे नहीं सकते, अगर जस्टिस देना था, देखें मैं एक छोटा सा मैजिस्ट्रेट रहा हूं, मुझे पता है कि एज ए मैजिस्ट्रेट अगर मेरे सामने मेरे बेटे का केस या मेरे कजन का केस या मेरे दोस्त या किसी जानने वाले का केस होता तो मुझे वहां पे सिटिंग का कोई हक नहीं मिलता, ठीक, और बल्कि अगर किसी को पता चलता तो मुझे जो है वो रिजाइन करना पड़ता। लेकिन आज आपने देखा है, आज तो नहीं, वो काफी अर्सा पहले, कि जब उनके बेटे का केस आया तो उन्होंने खुद बेंच की तश्कील देके खुद प्रिजाइड किया। ये देखे ना, ये एथिकली बड़ा रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव के काम थे उन्होंने खुद वो करने शुरू कर। देखे, ये जॉब जो है गवर्नमेंट की जॉब जुडिशरी की जॉब नहीं होती है। जुडिशरी की जॉब सिर्फ जो कानून है उसके अंदर उस पर एडजुडिकेट करना होता है कि पेट्रोल की कीमतें क्या करनी है, और ये जो पेट्रोल स्टेशन खोलने हैं या जो प्लानिंग परमिशन है वो दी गई है, या वहां पे भी एक जज को बैठा के जनाब लाहौर का जो है वो सारे के सारा निजाम उनके हाथ जुडिशरी के पास होना चाहिए। ये जो है ये वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उस वो उन्होंने संभाले। अच्छा लॉर्ड साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, एक सवाल आपसे करूंगा। अभी जो कुछ तजिया निगार ये कहते हैं, जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा कि परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज से सबसे बड़ी जो मेन वजह थी इख्तलाफ की वो ये थी कि इनका बेटा जो अरसलान इफ्तिखार है, आजकल उनको पाकिस्तान का डॉन जो है वो कहा जाता है, उनके और इनके दरमियान जो इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से उनको पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो तकरीरी की गई जो कि खिलाफ कायदा थी, और ये सबसे पहली और बुनियादी वजह जो है बनी। इसके बावजूद आप समझते हैं कि अगर ये बात वाकई ठीक थी तो मुशर्रफ साहब ने जो है गलत कदम उठाया इनके खिलाफ को कदम उठा के? देखिए जी, मैं समझता हूं कि उस वक्त क्योंकि हमें तो ये अंदर की बातें नहीं पता थी, वहां तो सिर्फ ये पता चल रहा था कि एक अच्छा चीफ जस्टिस है और उसको जो है वो उन्होंने सस्पेंड करके एक और लगा दिया। हमें तो इंटरनल बातों का नहीं पता था। पूरी कौम उसमें चौधरी एतजाज हसन से लेकर सिविल सोसाइटी, लॉयर मूवमेंट और सारे लोग इकट्ठे थे। तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन के बगैर जो है वो बंदा कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन एक बात में देखें, एक तो उनके बेटे का मुझे और एलिगेशंस मुझे मिलने के लिए एक बहुत बड़ा केस उनके कोर्ट में चल रहा था, ये जो वो हाईवे अथॉरिटी के हवाले से, और मुझे बहुत बड़ी एलिगेशंस किसी ने लगाई। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका बेटा, देखें जी, मेरा भी बेटा है, वो करोड़पति और अरबपति नहीं बना, और उनका जो बेटा है वो एक पुलिस ऑफिसर भर्ती होने के बजाय वो जनाब करोड़पति। और यहाँ आपके लंदन शहर में अताउल हक साहब आप भी रहते हैं, ये अहमद शहजाद साहब भी, और मैं भी यहाँ पे 5 स्टार्स में मैं नहीं रह सकता हूँ, लॉर्ड हूँ, बिजनेस भी है, और कई हजार पाउंड के बिल्स जो है 35-40,000 पाउंड के ऑन द रिकॉर्ड ये मौजूद है लॉर्ड साहब के 1,20,000 पाउंड की शॉपिंग इन्होंने 2 दिनों में हैरड से की है। उसके प्रूफ मौजूद है। किसी ने भी कोई चैलेंज करना हो तो मैं वो प्रूफ जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। 1,20,000 पाउंड की शॉपिंग 2 दिनों में इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि अलहाज इज्जत मुआब जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जो साबिक है उनके साहब, मैं हैरिड्स में जाता हूं जनवरी सेल्स में, और सबसे जो
बेस्ट ऑफर हो परफ्यूम्स वगैरह का वो ले आता हूँ, लेकिन बाकी बैग्स वहां से कलेक्ट करके टूर बनाने के लिए जी कि मैं हैरड से शॉपिंग करता हूँ, वहां पे 1,24,000 या जितना भी आपने बताया, मैं तो 1,000 पाउंड की शॉपिंग कभी नहीं हैरड से की। लेकिन ये यानी इसके अलावा अगर आप देखें, छोड़े ये करप्शन को छोड़े, आप इनके पास बिकॉज ये लॉन्गेस्ट सर्विंग थे इतने अरसे के लिए, ये पूरे जुडिशरी को रिफॉर्म कर सकते थे। जस्टिस जनाब इन्होंने जो वो अरसलान केस जो है वो उसको तो जो कुछ किया, लेकिन इसके बाद वो बच्चा जो कराची में मारा गया, जो कत्ल किया गया, वो केस तो इन्होंने उठा लिया, लेकिन वहां पे हजारों और बच्चे भी थे, वो नहीं जो हाई प्रोफाइल जिसका मिसिंग पर्संस वगैरह, क्योंकि उसमें वो फौजियों को भी बुला के उनको भी डांट सकते हैं, आईजी को भी बुला के डांट सकते हैं, वो जनाब वजीरों को भी डांट सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टरों को भी डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको इंसाफ उनके दौर में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। और सबसे ज्यादा मेरे लिए इंसल्टिंग ये था कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को उन्होंने बुला के उनको क्वेश्चनिंग किया कि आपकी ड्यूल नेशनैलिटी है, आपने ओथ टेकिंग की क्वीन एलिजाबेथ की, तो आपकी क्या फीलिंग थी? भाई जब आपने डिक्टेटर की ओथ टेकिंग उनके सामने की, मुशर्रफ की, उस वक्त आपने अपनी तो फीलिंग बताई नहीं, और फिर आप हमें कर रहे हैं जो दूसरे ड्यूल नेशनल है दुनिया भर में। मैं समझता हूं कि उनके दौर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें लोग आपको फोन करके कहेंगे जी वो अच्छे आदमी थे और वो वाकई नजर ऐसे ही आते थे, लेकिन अगर डीप डाउन अगर आप देखें तो बड़ी फॉल्ट है। अच्छा लॉर्ड साहब, उन पे एक और भी इल्जाम है कि कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा केस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सू मोटो एक्शन वो इमीडिएटली लेते थे मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि एक मीडिया की तवज्जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो हैं इफ्तिखार चोई साहब को, और एक लेडी डियाना को। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? लेडी डायना की तो अपनी क्वालिटीज थी, और वो चीफ जस्टिस के साथ आप नहीं मिला सकते हैं। वो वाकया शहजादी थी, उनके कामों से भी और उनके शक्ल से भी। ये इनकी वो बराबरी ना, मैं क्यों कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ शक्ल, लोग कहेंगे तू लॉर्ड नजीब कितना सोना है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इन्होंने सो मोटो एक्शन, दुनिया में मैंने नाम ही नहीं सुना हुआ था कि सो मोटो एक्शन भी कोई होती है जुडिशरी की तरफ से। आपने कभी यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे भी तो जुडिशरी है बरतानिया की, ये भी तो बड़ी इंडिपेंडेंट, और जनाब लो लॉर्ड्स मेरे साथ बैठते हैं, कभी उन्होंने एग्जेक्टिव के मामलात में इंटरफियरेंस नहीं की, बल्कि वो एग्जेक्टिव को गा बगा एडवाइस करते हैं कि भाई आप कानून बना लें इसमें, वरना गैप्स रह गई हैं। लेकिन ये तो सो मोटो एक्शन लेके वो उनकी तजलील करते थे, आईजी पुलिस, और वो छुट्टियों पे चले जाते थे बड़े बड़े अफसर, क्योंकि उनको सारा सारा दिन कोर्ट के बाहर बैठा देते थे। ये उन लोगों से पूछें जिनसे मैं भी मिलता रहा हूं, और गाप बगा वो मुझे भी गिले करते थे। ठीक है, मगर लॉर्ड साहब आखिर में ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि उनके दौर में पाकिस्तान को ओवरऑल इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी का सामना करना पड़ा? और आप ये बताइए कि इनके दौर के जो भी कारनामे थे, मुस्तकबिल में हमें कोई बेहतरी नज़र आएगी, या उन्होंने वाकई कोई बेहतरी की है तो उसके नताइज जो है वो हम मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? नहीं जी, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल में कोई बदनामी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत सारे और बदनामी के जो वजूहात भी मौजूद थी, चाहे वो बैड गवर्नेंस की वजह से। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अगर इस तरह करते थे सो मोटो, और वो जब एग्जेक्टिव पावर संभालते थे, अगर गवर्नमेंट अच्छी होती, गवर्नेंस अच्छी थी, पार्लियामेंट फौरी तौर पे कानून बदल देती, पार्लियामेंट फौरी तौर पे उन्होंने जनाब अपने हकूक के लिए और अपनी जो क्या कहते हैं वो सिक्योरिटीज के लिए, तो उन्होंने एक दिन में कानून बना दिया। अगर वो दूसरी चीजों में भी कानून बना देते और कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते तो वो उसकी जरूरत ना पड़ती, लेकिन बदकिस्मती से ये एक पहलू भी है। दूसरी बात मैं समझता हूं कि जिलानी साहब को जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं,
इनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, ये बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, बहुत शरीफ, और लेकिन बहुत टफ, वो लगते बहुत शरीफ हैं लेकिन है भी शरीफ, लेकिन ये ना समझे कि वो टफ नहीं है, वो टफ भी बहुत हैं। और मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती से उनका दौर बहुत छोटा होगा, 6-7 महीने हैं, लेकिन आई सी पॉजिटिव थिंग्स के 6-7 महीने में अच्छे होंगे, बजाय इसके कि वही सोमोटो एक्शन और वही हेडलाइंस और टोरें और हर रोज जनाब टीवी अखबारों में उनके बयानात वगैरह, इसके ये भी करेंगे जाहिर है, क्योंकि अभी तो जो फुल बेंच है वो उन्हीं के साथ रहा और उनको थोड़ा सा एक छोटी सी बात मुझे मेरे ध्यान में जो है वो आ गई है। एक छोटा सा सवाल, आप मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी जो है वो क्लोज आजकल जाने जाते हैं, मेरा ये ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, मगर जाहिर बात है गवर्नर पंजाब भी जो है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी काफ़ी दोस्ती है उनसे। मुस्लिम लीग नून वाले ये तजिया निगार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले जो है उनकी नाक में जो है वो दम किए हुए थे ये चीफ जस्टिस जो गुजर गए हैं अभी, जो साबिक हो चुके हुए हैं। ये इस बारे में क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो है नहीं, मेरे ख्याल में इंतजार कर रहे थे उनके जाने का? जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे वो इंडिविजुअल थे, देखें वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उनके खिलाफ थे। अगर आप किसी सर्विस वाले से पूछें, कोई सिविल सर्विस से पूछे, पुलिस से पूछे, आर्मी से पूछे, वो कहते हैं हमारे खिलाफ हैं। ये तकरीबन हर लोगों के साथ खिलाफ थे जिसमें इनको हेडलाइंस अच्छी मिले, अच्छी पब्लिसिटी और नारे अच्छे लगे। देखें जी, आप अताउल हक साहब ये असेसमेंट कर लें, अगर ये वाकया इतना इंसाफ देते थे और इतने अच्छे आदमी थे, इवन तालिबान ने भी उनकी तारीफ की है, तो फिर इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों की और इनको जजेस क्वार्टर्स में सारी उम्र रहने की क्या जरूरत है? रिटायर्ड हो गए, अपने घर में चले जाएं, गांव पिंड में चले जाएं, लेकिन वो उनको भी पता है कि असलियत क्या है और लोगों को भी। मेरे ख्याल में कोई किसी के ना ये हामी थे या ना खिलाफ, लेकिन उनकी अपनी एक स्टाइल थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सियासत में आएंगे, मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि जिस तरह लोग कहते थे कि डॉक्टर कदीर खान सदर बनेंगे, फिर कहते थे मुशर्रफ साहब सदर दोबारा बन जाएंगे, इनके बारे में भी कुछ नहीं होगा, सियासत वही करेंगे जो सियासत में है, बाकी का सिर्फ शोर है और रोला है खाली। ठीक है लॉर्ड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका तजिया हम तक पहुंचा, आपके तजिए से, आपके ख्यालात से हम हमारे नाजरीन, हमारे मेहमान इत्तेफाक करें ना करें, उनका भरपूर हक है। अहमद शहजाद साहब, आपने लॉर्ड साहब की जो बात सुनी, आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल सही है ये बातें। मैंने इसीलिए कहा था कि उसके दो पहलू हैं। दो पहलू, एक तो ये कि अदलिया को उन्होंने मजबूत किया, लेकिन जो छोटे लेवल पे अदलिया थी वहाँ लोगों को इंसाफ जो जिसकी हमें बहुत तवक्को थी कि ये हार्ड वर्किंग है और आम आदमी को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा, वो नहीं मिला। और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो मुतासरीन हैं वो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और उसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया था पहले कि हमारे 50,000 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो आपको साफ उन्होंने कह दिया ना, आपके जो चीफ जस्टिस थे, जो आपके बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, जिनके आप नारे मारते होते थे, उन्होंने तो आपको साफ कह दिया कि आप लोग मुहब्बे वतन है ही नहीं है। तो अब वो इसमें पीछे क्या रह जाता है? वही मैं कहने जा रहा हूँ कि उसमें उन्होंने 2-3 बातें तो ठीक है वो की, स्ट्रेंथ दी अपने इंस्टीट्यूशन को और उसमें सो मोटो कुछ एक्शन लिए, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए थी, जिसकी हमें पूरा उम्मीद थे हम, मैंने पिटीशन खुद डाली हुई थी उनके 2011 में और उन्होंने उस पर एक्शन लिया, लेकिन एक्शन लेने का क्या फ़ायदा कि आज तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ, वो एजेंडे पे बैठी हुई है। पिटीशन ये है, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इतने ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं अदालतों में, लोअर अदालतों में, हाई कोर्ट्स की अदालतों में, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों ने बाहर भी आना होता है और सब कुछ, लेकिन उसको 3-4 दफ़ा एजेंडे में लाया गया और 3-4 दफ़ा उसका कोई फैसला नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ फैसला? वजह क्या? बस उसकी वजह यही है कि हमारी वहाँ ना तो कोई ताकत है, ना कोई हमारी बात सुनता है। 3 दफ़ा मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद गया हूँ, मैं जाके मिल के आया हूँ। ये तो नहीं थी कि
मीडिया जो है वो उस एक्शन को, उस केस को जो उस हेडलाइन बनाने के लिए तैयार नहीं था? नहीं, परहैप्स ये भी था, और फिर तो उसके अलावा देखिए चीफ जस्टिस जो है उन्होंने फिर नहीं तवज्जो नहीं तो जो शायद ये भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कब्जा ग्रुप बने हुए हैं वहाँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और उस कब्जा ग्रुपों के पीछे जो हैं वो हैं वहाँ के बड़े बड़े सियासतदान। इसलिए ना तो वो कानून बनाते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी तरह रिलीफ मिले, और ना ही वो अदलिया को भी उस तरफ नहीं जाने देते। बिल्कुल बात करेंगे। तो मोहम्मद रहीम अवान साहब, आप कानूनदान हैं, आप एडवोकेट हैं, आप मुझे एक छोटा सा बड़ा सादा सा सवाल है कि तजिया निगार ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा सू मोटो एक्शन नहीं हुए जितने ये मोहतरम जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किए हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखें, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ये सू मोटो का मतलब क्या होता है वैसे? बेसिकली सू मोटो का मतलब है एक्शन ऑन कोर्ट्स ओन मोशन। ये दुनिया में और किसी जगह नज़र नहीं आता। अब इंडियन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो लेने शुरू किए हैं। और बेसिकली अगर हम देखें जुडिशल एक्टिविज़म, तो ब्रिटेन इज़ पायनियर ऑफ जुडिशल एक्टिविज़म, जबकि जस्टिस कुक ने किंग जेम्स की जो उन्होंने लेजिस्लेशन की अपने ऑर्डर किए थे उसे उन्होंने एब्रोगेट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं आपको जो है ना ये डिसाइड नहीं करने दूंगा, क्योंकि किंग इज़ अंडर द गॉड, इफ इट इज नॉट अंडर द चीफ जस्टिस इट इज़ अंडर द गॉड। तो ये तो कहा जा सकता है कि जैसे लॉर्ड नज़ीर साहब ने कहा कि यहाँ नहीं होता, ब्रिटेन इसका पायनियर है। और उसके बाद अगर हम कंटेम्प्रेरी जुडिशल एक्टिविज्म देखें तो वो शुरू होता है यूएसए मरबरी केस के साथ। तो जब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इन जुडिशल एक्टिविज्म और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि यहाँ पर सुओ मोटो है जो आर्टिकल 1843 के तहत लिया जाता है। इसमें बेसिकली दो फ्रेजेस हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो अट्रैक्ट करती है, और वो फ्रेजेस हैं वेयर द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1 और 2। जो मेरा कंसर्न है सुओ मोटो से, सुओ मोटो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इससे तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। द वे इट वाज एक्सरसाइज्ड एंड द वे PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज एक्सपैंड, ये ऑब्जेक्शनेबल था। ठीक है, अंजुम जाह साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी डिटेल से बता दिया। ये कानूनदान है। चीफ जस्टिस की जो ओवरऑल कारकर्दगी, चीफ जस्टिस साहब की ओवरऑल कारकर्दगी तो वहाँ से शुरू होती है जब नईम बुखारी साहब ने एक लेटर लिखा, उसमें काफ़ी उन्होंने चीज़ें बयान की हुई हैं। वो इट्स मोर मुख्तसर, टाइम नहीं है सर, बताइए ज़रा मुख्तसर। सर, चीफ जस्टिस साहब जो खड़े हो गए अपने मुशर्रफ के आगे, अगर इतने ही वो अवाम के लिए खड़े हो जाते, वो अपने ओहदे के लिए तो खड़े हो गए जब उनके ओहदे पे अटैक हुआ, और आवाम के लिए उन जो कर सकते थे उन्होंने अपने दौर में नहीं किया। मुख्तसर मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, नईम बुखारी साहब के आपने वो नईम बुखारी साहब ने एक लेटर लिखा था जिससे ये सारा मामला शुरू हुआ, और इन पे चार्जेस लगाए कि आप क्या क्या करते हैं, कैसे आप कोर्ट में बिहेव करते हैं। मुशर्रफ के एक्शन से पहले उस पर मुशर्रफ साहब ने एक्शन लिया था। ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने जो एक्शन लिया, आप इस बारे उस एक्शन को जो ठीक समझते हैं? इन अ वे प्रोसीजर तो है कि जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात आए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो मामला जाता है, और वो जाना चाहिए था, और वो वहाँ पे उसका कोई फैसला होना चाहिए था। ठीक है, देखिए जी, लेट बी रियलिस्टिक कि ये मामला जो है चीफ जस्टिस वाला जनरल मुशर्रफ से मिस हैंडल हुआ और उसके साथ मैन हैंडल हुआ। अगर ये मिस हैंडल और मैन हैंडल ना होता तो ये यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। जैसे उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, दुरुस्त, लेकिन जिस तरह उन्हें घर पे डिटेन कर लिया गया, अगर जनरल मुशर्रफ साहब उन्हें डिटेन ना करते और उन्हें कहते जी आप बीइंग चीफ जस्टिस जो है वो अपने ऑफिस में बैठकर काम करें बट यू कैन नॉट सिट इन द कोर्ट, तो शायद उस तरह जुडिशल रिएक्शन नज़र ना आता जुडिशल मूवमेंट में जिस तरह लॉयर्स ने किया। एक तो ये बात है, और दूसरा जिस दिन हेयरिंग वाले दिन 12 मार्च को उन्हें मैन हैंडल किया गया। ये वो दो इशू थे जहाँ से जुडिशल मूवमेंट ने टर्न लिया, और चूंकि उस वक्त अग्रीव्ड पार्टीज बैठी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। ठीक है, हमारे दरमियान इस वक्त इनामुल हक साहब मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। इनाम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। इनाम साहब, चीफ जस्टिस का जो है वो दौर गुजर चुका है। आप तजिया निगार हैं, आप कॉलमिस्ट हैं, आपने कॉलम भी लिखे हैं,
कई जगह पर उनकी तारीफ भी की है, कई जगह पर उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। क्या समझते हैं आप, मुख्तसरन क्या देखते हैं कि चीफ जस्टिस का जो दौर था वो उसमें पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और पाकिस्तान को कितना सुकून हासिल हुआ, इंसाफ को इंसाफ मिला या नहीं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद तुमसे लगा बैठे थे नादान लोग, तुम तो खुद ही नफ्स के कैदी निकले। ये हाल है चीफ जस्टिस साहब का जो उन्होंने अवाम के साथ किया। एक आम काजी और मुसन्नफ़ आज़म में बहुत फ़र्क होता है, और इफ्तिखार चौधरी साहब को मुसन्नफ़ आज़म का ओहदा मिला था, किसी मोहल्ले या गांव के काजी का नहीं। वो तस्बीह हाथ में पकड़कर तस्वीर बनाने वो ये समझते थे कि दुनिया उन्हें मान लेगी कि वो मुसन्नफ़ आज़म जो हैं सादिक और अमीन हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में अपने ओहदे से, अपने ओहदे के मुकाम पर रहते हुए जो बुलंद केसेस थे, जो मेन केसेस थे उनके, उन्होंने किसी पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं दिया। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे देखें, मुनसबाई का NICL केस ले लें, अब्दुल कादिर गिलानी का, अली मूसा गिलानी का हाजिर ड्रग्स का स्कैंडल ले लें, असलान इफ्तिखार उनके बेटे के करप्शन केसेस की बात कर लें, राजा रियाज के रेंटल पावर केस की बात कर लें, नवाज शरीफ के असगर खान केस की बात कर लें, आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट की बात कर लें, उन दहशतगर्दों की बात कर लें जिन्हें फोर्सेज ने जान पर बाजी लगाकर पकड़ा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया? उन्हें छोड़ दिया। ये एक चीफ जस्टिस को ये बातें जेब नहीं देती। ये इनकी वो हरकत थी जिनकी वजह से तालिबान के कमांडर एहसानुल्लाह एहसान एक अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक बेहतरीन शख्सियत हैं। ये तालिबान का बयान है। इसलिए आज अगर देखा जाए तो मैं तो ज़ियाउल हक और इफ्तिखार चौधरी को मुल्क की जड़ें हिलाने वालों की फहरिस्त में सबसे ऊपर समझता हूँ। ज़ियाउल हक ने तालिबान को पाकिस्तान का रास्ता दिखाया था, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं इफ्तिखार चौधरी साहब ने तालिबान के लिए पाकिस्तान में आराम और आसाइश का बंदोबस्त किया। ठीक, उस लिहाज से आप देखें, एक वक्त था जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए पाकिस्तानी अवाम, सियासी पार्टियां, वकला सभी लड़ने मरने को तैयार थे। अब वो वक्त है, देखें फैसलाबाद में वॉशरूम की दीवारों पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार वॉशरूम लिखा जा रहा है। यूपी मोड़ नाथ कराची में अवाम गधे पर इफ्तिखार चौधरी लिखकर उनको मोहल्लों में घुमा रही है। ये उनका मकाम है? क्या उनको ये इसकी क्या वजह है इनाम साहब, क्या वजह है आपकी नजर में इसकी? इसकी वजह सिर्फ यही है, इसकी वजह जो कि इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है ब्रीफ केस, कि जिस तरह सियासी पार्टियां और बाकी सियासतदान जो हैं वो ब्रीफ केस की सियासत करते हैं, इन्होंने ब्रीफ केस की अदालत कायम की है। कोई केस हो, किसी किस्म का मामला हो, निपटाना हो, ख़त्म करना हो, तारीख पे तारीख डालकर उसको आगे लेके जाना हो, ये ब्रीफ केस की मदद से उनके मामला जो हैं वो ये डील करते थे। ये कतई नज़र के केस की बुनियाद क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिबला उनको इस चीज़ से कतई गर्ज नहीं थी। यही वजह है कि जिसकी वजह से ये मुकाम उनको इस वक्त मिल रहा है कि दुनिया सारी जो है पाकिस्तान समेत उन पर लान तान कर रही है। अच्छा, प्रोटोकॉल पे भी, खास तौर पर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पे भी चीफ जस्टिस जो है वो काफी शौकीन मिजाज थे। आप इस बारे में कुछ कहेंगे? सर देखें, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मीडिया में भी ये बात बड़ी सरेआम रही है कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको बहुत शौक था कि उनको VIP प्रोटोकॉल में ले, उनके आगे पीछे चलने फिरने, भागने दौड़ने के लिए लोग हों। एक वक्त में ये भी मतलब सुनने में आया है कि और इस बात के शाहिद भी मौजूद हैं कि चीफ जस्टिस साहब जब घर से निकलते थे तो उनके लिए सारे इशारे, ट्रैफिक सिग्नल, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता था। उनके साथ एक वक्त में 200 से 300 और बाज़ औक़ात 500 तक जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद होते थे, और ये सारा एक किस्म का नाजायज़ सिस्टम उन्होंने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रखा था। और वो चाहते थे कि मुझे, मेरी फैमिली को इस हद तक प्रायोरिटी मिले कि मैं पाकिस्तान का किंग कहलाऊं। सिर्फ चीफ जस्टिस से उनका पेट नहीं भरता था, वो चाहते थे कि मैं एक किंग की हैसियत से पाकिस्तान में जो वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठूं। जिसकी वजह से ये सारी क्रिएशन होती रही, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो किस नतीजे पर निकल आई है वो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है इनाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी। अहमद शहजाद साहब, मोहम्मद रहीम अवान साहब, अंजुम रियाज साहब तशरीफ़ फरमाए, तीनों मेहमान। वक्त हो जाता ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा इसी मौजू को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि साबित चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो चुके हैं, उनकी कारकर्दगी पर जो है वो आज हम रोशनी डाल रहे हैं।
जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, उन पर आज हम उनको इनाम देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।